बद्रीनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रचार प्रसार कर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार के लिए चमोली पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को देखते हुए बद्रीनाथ उपचुनाव में बहुमत मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड की जो आम जनमानस हमारे मतदाता भाई बहन हैं, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी प्यार करते हैं। जिसका आपने देखा भी होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण तो राज्य का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और उसके बाद से बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई। मगर अब राजनीति में जिस प्रकार से डबल इंजन का काम हमारा हो रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद आप जैसे देखते हैं कि चार धाम के लिए चाहे वॉल बैठक रोड है, हमारे कुमाऊं के अंदर भी आदि कैलाश नए डेस्टिनेशन जागेश्वर हैं, ऐसी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी के लिए काम किया है। और अभी तो आम जनमानस को पता ही है कि 100% रिजल्ट 5 के 5 सांसद उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते में मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छी हवा भी लग रही है और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि हमारे जो प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी, उन्होंने एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति में इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर सीट रिक्त हुई है। और सब लोग ये मानते हैं कि साधारण बात नहीं है, अपनी विधानसभा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे नेतृत्व के जो पूरा उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वह भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने महिलाओं के कपड़ों को शहर में हो रही गलत घटनाओं से जोड़ दिया है। अब इस मामले ने सियासी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व विधायक को जमकर घेरा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी के नेताओं का इस तरह का कोई पहला घिनौना बयान नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो चीमा के बयान से अनभिज्ञ हैं। भट्ट ने कहा कि चीमा की उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है और ऐसे में उनके कालखंड के हिसाब से उनका वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पहली बात तो चीमा जी के बयान से मैं पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ। चीमा जी की उम्र 80 साल क्रॉस हो चुकी है। चीमा जी अपनी उम्र के हिसाब से अपने कालखंड के विषय के आधार पर उनका वो व्यक्तिगत कोई मत हो सकता है और भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से अपने मत को, वक्तव्य को बोलने का अधिकार है। क्योंकि आज के परिदृश्य में किसी भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके पहनावे से उसके संस्कारों को देखा नहीं जा सकता है। ये ठीक है कि इस प्रकार घटनाएं ना हो, उसके लिए हर प्रकार के व्यक्ति के अपने अपने एक मत होते हैं। उन मतों पर बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चा करता है तो वो ठीक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह का घिनौना बयान कोई पहला नहीं है। पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने महिलाओं की फटी जींस पर जो है टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनकी कुर्सी भी गई थी। अब भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता वाली बयानबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, पहनावे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपको क्या अधिकार है बेटियों और महिलाओं के पहनाव पर जो है टिप्पणी करने की? भाजपा के लोगों की सोच इस प्रकार की है और राज्य में महिला अपराधों की बाढ़ आई हुई है, उसको सरकार रोकने में नाकामयाब है। और अपनी गलती मानने की जगह आप जो है बेटियों के और महिलाओं के पहनाव पर इस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जो है प्रदेश की मातृशक्ति से निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए और ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए उनको जो है जनता को माफ भी नहीं करना चाहिए। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल
अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस इस वक्त चुनावी मैदान में है और प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी आज मंगलूर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान की अपील करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगे और निश्चित तौर पर इसे मंगलूर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और क्योंकि वे एक अनुभवी राजनेता हैं, लोकसभा की सदस्य हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और मंगलूर की जनता लंबे समय से उनकी मांग कर रही थी और कार्यकर्ताओं की डिमांड पर ही उनको वहां जनसभा के लिए बुलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। वैसे भी कांग्रेस पार्टी मंगलूर विधानसभा चुनाव को जो है प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और जितना भी हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा उससे निश्चित तौर पर प्रत्याशी को लाभ होगा। खबर चमोली जिले से है, जहां बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन में वोट करने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गोपेश्वर पहुंचकर जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी तक जोशीमठ आपदा और करंट हादसा जैसे मामलों में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने बदलाव का मन बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी को भारी समर्थन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के साथ संवाद स्थापित किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। बढ़ते आगे, मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। मानसून के दौरान उत्तराखंड में आपदा का भय हमेशा से ही बना रहता है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रहे प्रकृति के दोहन ने यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जुलाई के महीने में हरेला पर्व मनाया जाता है, जिसमें वृक्षारोपण किया जाता है। प्रकृति के ऊपर उत्तराखंड सरकार को किस रूप में काम करना चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर HNN 24/7 ने पर्यावरणविद रवि चोपड़ा से खास बातचीत की। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दिया है और मौसम विभाग के अनुमानानुसार इस बार जो है राज्य में सामान्य से 10% जो है अधिक वर्षा होने का अनुमान हो रहा है। ऐसे में राज्य में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़ हो या जब जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। और दूसरे और एक बेहतरीन पहलू ये है कि इसी महीने जो राज्य में हरेला पर्व है वो व्यापक रूप से मनाया जाता है और किस प्रकार से उसको मनाया जाना चाहिए, क्या उसकी तैयारियां होनी चाहिए और पर्यावरण से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे पर्यावरण रवि चोपड़ा जी से। सर, स्वागत है HNN में आपका। धन्यवाद सर, क्योंकि जुलाई का महीना है और ऐसे में हमने देखा है कि सांस्कृतिक लोक पर्व जो हरेला है वो व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। सर, किस प्रकार से उसको एक सही ढंग से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हुआ है वो हम सभी ने देखा है। हरेला को किस प्रकार एक रूप दिया जाए कि उत्तराखंड की जो जल जंगल है उसको संरक्षित किया जाए? मेरा अपना मानना है कि हरेला के 2 पहलू हैं। पहले तो जो पेड़ लगे हुए हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका कटान नहीं होना चाहिए। और फिर जब हरेला का पर्व आए तो नए पेड़ के पौधे लगाने चाहिए। नहीं तो अकेले पौधे लगाने से का कोई मतलब नहीं बनता है। एक तरफ आप लगाओ और दूसरी तरफ आप काटो। और जब आप लगाते हो तो छोटे पौधों को लगाते हो, नवजात पौधों को लगाते हो, और जब आप पेड़ काटते हो तो पूरा भरा अपनी युवा अवस्था या अपनी मध्य उम्र में आप उसको काट रहे हो, जब वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, आप तब काट रहे हो उसको। तो पौधे लगाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये विचार समाज को समझना चाहिए।
सर, क्योंकि मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो किसी से छुपी नहीं, आपका क्या मानना है कि जो विकास कार्य उत्तराखंड में चल रहे हैं वो कितना प्रभाव उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं पर डालते हैं? इस पर मैं 2 कमेटियों, सुप्रीम कोर्ट की 2 कमेटियों के साथ संबंधित था और दोनों कमेटियों ने काफ़ी जानकारी दी है कि जिस तरह से यहाँ पर विकास के नाम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, रेलवे की लाइन बिछ रही है, टनल सुरंग खोदे जा रहे हैं, इस सब का दुष्प्रभाव अनेक प्रकार से जो पड़ता है उसका वर्णन उन रिपोर्टों में है और वो रिपोर्ट सरकार के पास भी है, लेकिन सरकार तो कुछ सुनती नहीं है। सर, चारधाम परियोजना एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना रही और चारधाम परियोजना रूट पर ही कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग जो है वो बनकर तैयार होने वाला है और ऐसे में जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं अमूमन अब देखने को मिलती है। बरसात के दिनों में वो घटनाएं किसी से छुपी नहीं है। उसके निवारण के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए? उत्तराखंड के पहाड़ों की जो भौगोलिक संरचना है वो किस प्रकार की इसमें कारगर साबित होती है? ये तो सब जानते हैं कि उत्तराखंड के जो हिमालयी पहाड़ हैं ये बड़ी कम आयु के पहाड़ हैं। ये अभी भी अपना पूर्ण रूप नहीं ले पाए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऐसे पहाड़ जो होते हैं उनको हम कच्चा मानते हैं। यहाँ पर इनके संरक्षण के लिए पेड़ों का, जंगलों का आवरण जो है वो बहुत ज़रूरी है। पेड़ और जंगल जो हैं उत्तराखंड के पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उनको नष्ट करोगे तो फिर आपका पूरा पर्यावरण गड़बड़ाएगा। इसके बारे में चारधाम परियोजना कैसे सही ढंग से बननी चाहिए इसकी संस्तुतियाँ दी थी हमने उस रिपोर्ट में और उसको कोर्ट ने भी माना था, लेकिन मंत्रालय को तो कोई चिंता है ही नहीं। वो अपने पुराने ढंग से काम कर रही है। हर साल जगह जगह पर अब कुछ ऐसे क्षेत्र नए बन गए हैं जहां हर साल भूस्खलन होगा। सर, क्योंकि मानसून सत्र है और ऐसे में जोशीमठ भूधसाव अब एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है और लोगों का मानना है या जो रिपोर्टें कमेटी की आई हैं उनमें ये कहना है कि जोशीमठ भूधसाव का खतरा मानसून में बढ़ सकता है। उसको किस रूप में आप देखते हैं? उसमें तो सिवाय दुख और आश्चर्य के रूप में ही मैं देख सकता हूँ और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो इतनी गंभीर समस्या है, इतने लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार को कोई चिंता नहीं है कि वहाँ पर कोई उसके संरक्षण का कार्य करे, बल्कि उल्टी दिशा में जा रहा है कि जो पहाड़ का जो बेस है वहाँ पर अपनी सड़क बनाया जा रहा है। कमेटी की संस्तुतियाँ थी कि वो सड़क अगर आपको बनानी ही है तो कैसे बनानी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही उस पर। सर, क्योंकि अमूमन क्योंकि मौसम विभाग का जो अनुमान है 10% सामान्य से अधिक मानसून है, ऐसे में क्या 2013 की आपदा है उसके आसार कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से जल भराव अभी नदियों में हुआ है, टिहरी बांध का जल स्तर जो है प्रतिदिन 2 मीटर तक बढ़ रहा है और ऐसे में जो है उस आपदा जैसी संभावनाएं उत्तराखंड में बनने की क्या आशाएं हैं और क्या संकेत हैं? देखो, जो 2013 की जो आपदा थी, एक तो उसका संबंध है मौसम के साथ, बारिश के साथ। उसका एक दूसरा संबंध भी है जिस पर हम कम ध्यान दे पाते हैं, वो ये है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर पर जो बर्फ़ की सतह है वो एक समान नहीं होती उसकी लंबाई में। कहीं पे वो गहरी है, कहीं पे कम गहरी है। जिन इलाकों में वो सतह कम गहरी है वहाँ जब पिघलता है पानी तो कई बार झील बनती है। अब जो जियोलॉजिस्ट के जो अध्ययन आए हैं पिछले कुछ वर्षों में,
उससे पता चल रहा है कि झीलों की संख्या हमारे हिमालय के पहाड़ में, ख़ास तौर पर उत्तराखंड के हिमालय के पहाड़ में झीलों की संख्या बढ़ रही है। यदि कोई झील टूटती है तो वही हाल होगा जो चोराबारी में हुआ था 2013 में, और फिर जो तबाही नीचे होती है उसको आप ना रोक सकते हो ना संभाल सकते हो। लेकिन 2013 के अनुभव के बाद भी, और जो पिछले साल तीस्ता का अनुभव सिक्किम में हुआ है जो बिल्कुल वैसा ही था, उसको जानते हुए भी हम कोई प्रयास नहीं कर रहे कि नीचे की जो घाटियां हैं वहाँ पे जो समुदाय बसे हुए हैं उनको हम कैसे सुरक्षित करें। सर, क्योंकि ग्लेशियरों की आपने बात की और ऐसे में ग्लेशियरों का जो सर्वे है, इस बार ग्लेशियर काफ़ी मात्रा में पिघले हैं, उसको किस रूप में आप उत्तराखंड के लिए घातक देखते हैं? मैंने अभी तो आपको बताया किस रूप में देख रहा हूँ कि वहाँ पे झीलें बन रही हैं, और झील अगर कभी टूटती है आप नहीं संभाल सकते हो उस बाढ़ को। सर, चलते चलते अंतिम सवाल, मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से निवारण के लिए और आने वाले समय में जो प्रकृति का संरक्षण हो, किस प्रकार से पौधारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार से जो है रोड मैप तैयार उत्तराखंड सरकार को करनी चाहिए? देखो, पौधारोपण से आज तो उसका असर नहीं होगा, वो तो बेचारे पौधे ही बह जाएंगे इतनी भीषण बारिश में। लेकिन जो जंगल अभी लगे हुए हैं उनका तो संरक्षण कीजिए, उनको तो मत काटिए, सबसे ज़रूरी बात वो है। और जो हमारी सड़कें बन रही हैं उनको कितना चौड़ा बनाना चाहिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमालय में हमारा जो मंत्रालय है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का केंद्रीय मंत्रालय जो है, उसकी अपने अध्ययन की रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ में 10 मीटर चौड़ी सड़क नहीं बननी चाहिए, लेकिन सरकार बना रही है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आज हमने बात की पर्यावरणविद रवि चोपड़ा जी से, जिन्होंने बात की है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार बचाव हो सके, ग्लेशियरों के जो पिघलने हैं उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, और हरेला जो है उसको किस प्रकार सरकार बनाई। HNN 24/7 के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ मैं हिमांशु गौड़, देहरादून। राजधानी देहरादून में पिछले कई सप्ताह से पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पहले खलंगा, फिर दर्शन लाल चौक पर आंदोलन हुए। वहीं अब 7 जुलाई को भी देहरादून के केनाल रोड पर प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केनाल रोड पर चिन्हित गए पेड़ों के बचाने की अपील की जाएगी। तो ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए की है क्योंकि हमें लग रहा है कि पर्यावरण को यथाचित जो हमें तूल देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और 7 जुलाई 7 बजे हम, क्योंकि अब केनाल रोड पर भी हमने सुना है कि पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं चौड़ीकरण के लिए, तो हम वहाँ फिर एक शांतिपूर्ण पदयात्रा करने वाले हैं और 7 बजे NIVH के पिछले द्वार से शुरू करेंगे। और हम यही गुहार है कि जो भी आगे डेवलपमेंट परियोजनाएं आए उसमें नागरिकों को भी साथ लिया जाए, उनकी राय भी जानी जाए, और जो भी योजनाएं बनाई जाए गुप्त रूप से ना की जाए। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बढ़ते हैं आगे। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 24 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेले की विधिवत शुरुआत होने वाली है। कावड़ मेले की शुरुआत होने से पहले साधु संतों ने कावड़ यात्रा के नियमों का पोस्टर लॉन्च किया है और कावड़ियों से वैदिक विधि विधान के साथ कावड़ यात्रा करने की अपील की है। गंगा घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में साधु संतों ने मां गंगा दुग्धाभिषेक कर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ मेला संपन्न होने की कामना भी की। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि कावड़ यात्रा करने वाले शिव भक्त भगवा वस्त्रों में जल लेने हरिद्वार आएं और किसी भी प्रकार के नशे में दूर रहें। आज ये जो कावड़ का जो शुरू हो रहा है मेला, कावड़ का तो जो कावड़ मेले में जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी मर्यादा हैं, मान्यताएं हैं कि हमको कैसे जल ले जाना चाहिए
और हमको कैसे चढ़ाना चाहिए और उस रूट पे जब जाते समय हमको क्या करना चाहिए। तो ये सब जो हमारे जो सनातन धर्म की जो हमारे अधीर जी ने जो उन्होंने जो ये गाइडलाइन बनाई है वे बहुत ही सराहनीय है। और ये हर जो हमारे शिव भक्त हैं जो कावड़ लेके जाते हैं उनको इस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज लेके हम चलते हैं, हमने वो भी निवेदन किया है कि हमारी कांवड़ों में किसी मेले में राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की हमारी गरिमा है, वो राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रतीक है। तो हमने कहा इष्ट देवताओं के और भगवा झंडों के साथ अपनी कांवड़ की शोभा बढ़ाए, अपने मार्गदर्शन पर जाएं। और एक कांवड़ से भक्तों से हमने एक निवेदन किया है कि नशा ना करें। वहीं रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में 10 मई से 30 जून तक मंदिर के टीले पर आई दरार के निर्माण कार्य को लेकर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। वहीं आज मंदिर खुलने के 5वें दिन भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। एक और जहां श्रद्धालुओं ने मां गर्जिया देवी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं स्थानीय दुकानदारों ने भी खुशी जाहिर की। वो वर्षा की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आ ही रहे हैं श्रद्धालु, सुबह आ जा रहे हैं टाइम से। को जो है विधिवत जो है विधायक जी के द्वारा यहाँ पर जो है मंदिर खोला गया और 1 तारीख से जो है श्रद्धालुओं के लिए जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेमनगर में दशहरा ग्राउंड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दशहरा ग्राउंड में गुरुवार को एक बच्चा गड्ढे में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और स्टेडियम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से स्टेडियम में हो रहे काम को लेकर लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया गया था, साथ ही वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि हादसों को दावत दे रहे हैं।